नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क पर, डाक विभाग का सबसे विश्वसनीय चैनल और सबसे बड़ा पोस्टल कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी को बता दें, यहाँ पे हर एलडीसी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है, चाहे वो पीएएस से हो, चाहे वो पोस्टमैन मेल गार्ड हो, ठीक है, चाहे जीडीएस टू एमटीएस हो। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा, 8638587698। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पे आप लोग को डिटेल सारी मिल जाएंगी अगर आप एक बार अपना नाम, डिवीज़न, सर्कल भेज देता है, ठीक है। सारे कोर्सेज़ यहाँ पे चलती है एलडीसी की, डिपार्टमेंटल जितने कोर्सेज़ है वहाँ पे चलती है। तो आप लोग इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हज़ारों पोस्टल एम्प्लॉयज़ प्रमोशन लेते हैं, आप लोग भी ज़रूर ले सकते हैं अगर आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं, ठीक है। तो आज हम पीएसए का एक और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन रिपीटेड ही आते हैं, ठीक है। और हमारे जितने कोर्सेज होते हैं उसमें क्वेश्चन पेपर शामिल होते हैं, कम से कम 10-12 सर्कल के, ताकि आप लोग को आइडिया ज़रूर लग जाए कि कहाँ कहाँ से सवाल आ रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट का जो है स्टार्ट करेंगे एक नया पेपर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये हमें पूछ रहा है कि हाउ मच फीस इज विल बी चार्ज विल बी कलेक्टेड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ एन अकाउंट। अगर आपको कोई ट्रांसफ़र कराना है, अपना अकाउंट ट्रांसफ़र कराना है, तो कितना फ़ीस चार्ज किया जाएगा? तो ये तो आप सभी को पता ही होगा, बहुत ईजी है इसका आंसर, 100 रुपये प्लस जीएसटी, ठीक है। 100 रुपये याद रखने हैं, ये तो पहले से चला आ रहा है, 100 रुपये अकाउंट ट्रांसफ़र के लगते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो लिमिट ऑफ कैश विड्रॉवल कितना है, ग्रामीण डाक सेवक का जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस होता है, कितना कैश आप निकाल सकते हैं ब्रांच पोस्ट ऑफिस से, ठीक है। बिना अप्रूवल के अकाउंट ऑफिस से, यानी अगर आपको अकाउंट ऑफिस से अप्रूवल नहीं लेना है, नहीं लेके आपको कैश विड्रॉ करना है, तो ग्रामीण जीडीएस का जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस है कितना निकाल सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 5,000, ठीक है, 5,000। तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बता रहा है? डैश इज द नोडल ऑफिस ऑफ ईसीएस, यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस, ठीक है, आउटवर्ड क्रेडिट फंक्शनैलिटी। तो ये क्योंकि तेलंगाना का पेपर है, तो तेलंगाना से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद जीपीओ, ठीक है। तो हैदराबाद जीपीओ ऐसा नोडल ऑफिस है जो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस ईसीएस का फंक्शनैलिटी करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो आ रहा है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन हमारा आया है आपके आईटी मॉडर्नाइजेशन से। इसमें पूछा जा रहा है, सीएसआई ब्रांच पोस्ट ऑफिस, in CSI branch post office, the delivery of VP and COD articles and VPMO booking has to be done in dash device। यानी कि जो CSI के ब्रांच पोस्ट ऑफिस होते हैं हमारे, ठीक है, ब्रांच पोस्ट ऑफिस जो होते हैं उसमें जो COD आप डिलीवरी बुक कराते हैं या फिर VPMO की बुकिंग कराते हैं, वो कौन से डिवाइस में होता है? तो इसको तो आपको पता ही है सभी को, रिक्त डिवाइस में होता है, तो इसका आंसर रिक्त हो जाएगा, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नेक्स्ट। बीट लिस्ट ऑफ टाउन पोस्टमैन इज प्रीपेड एंड मेंटेन फॉर गाइडेंस ऑफ द, यानी कि बीट का जो लिस्ट तैयार किया जाता है पोस्टमैन के लिए, वो किसके गाइडेंस के लिए होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डिलीवरी असिस्टेंट, ठीक है। तो इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। टीबी ऑर्डर्स, टीबी ऑर्डर्स आप लोगों को हमने पढ़ाया था, ठीक है, रेलवे मेल सर्विस या फिर पोस्टल वॉल्यूम 5 में आ जाता है ये। तो टीबी ऑर्डर्स कौन इशू करता है? जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो आप लोगों को याद होना चाहिए, हमने पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 में ये पढ़ा था कि टीबी ऑर्डर जारी तो किए जाते हैं, पर ये किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ये जारी किए जाते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस, ठीक है। तो एसआरएम को जो है ये जारी करता है। नेक्स्ट है हमारा ऑल इंडिया मेल सर्वे। ऑल इंडिया, सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, ऑल इंडिया मेल सर्वे जो है इसमें क्या क्या चीज़ें कवर होती है? तो पहला है होम डिस्ट्रिक्ट मेल, दूसरा है होम सर्कल मेल, और तीसरा है अदर सर्कल मेल। तो कौन कौन सी होती है? तो इनमें सारी चीज़ें होती है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एम्प्टी बैग। जो हम वेरीफाई करेंगे एम्प्टी बैग कितने खाली जो है थैले बचे हैं, वो कितने बार होगा, साल में कितने बार होगा? तो ये साल में एक बार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल हैंडेड टू बी हैंडेड ओवर टू एन एयर सर्विस, ठीक है, एट एन एयरपोर्ट आर एंटर्ड इन अ डिलीवरी बिल्स इन। तो इसमें एक फॉर्म नंबर का पूछा गया है। इसमें बोला जा रहा है जो डाक होते हैं हमारे, उसको हैंड ओवर कर दिया जाता है एयरपोर्ट में,
और उसमें एक फॉर्म साथ में लगाया जाता है, उस फॉर्म का नंबर क्या है, तो वो हो जाएगा आपका AV7। याद रखिएगा, सवाल इंपॉर्टेंट है, AV7। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम। लेटर बिल्स रजिस्टर्ड एंड इंश्योर्ड लिस्ट विच अकम्पनिंग एयर मेल्स शुड बी बेयर। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है कोई भी हमारा लेटर हो गया, रजिस्टर्ड और इंश्योर्ड आर्ट लिस्ट हो गए, इसमें क्या लिखा होना चाहिए। ठीक है, क्या लिखा होना चाहिए, तो आप सभी को हमने ये बताया था, इसमें लिखा होना चाहिए पार एवियन। ठीक है, पार एवियन लिखा होना चाहिए, इसका मतलब है एयर मेल। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेट ऑफ बिजनेस पार्सल इन किलोग्राम। तो बिजनेस पार्सल का कितना वजन है, तो आप सभी को पता होना चाहिए 35 किलो। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा बिल मेल सर्विस से एक क्वेश्चन आ रहा है, ये पूछ रहा है कि द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ, फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट ध्यान से देखिएगा। द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल टू बी पोस्टेड एट अ टाइम इज 5000, यानी कि जो मिनिमम न्यूनतम संख्या जो है, क्वांटिटी जो है उस आर्टिकल को पोस्ट करने की, वो है 5000, यानी 5000 से कम आप नहीं भेज सकते बिल मेल सर्विस। और जो रेट ऑफ पोस्टेज है वो 3 रुपये रहेगा। ठीक है, 50 ग्राम तक 3 रुपये के दर पे रहेगा। तो ये क्या सही है, जी हाँ, ये दोनों पॉइंट सही है। तो याद रखिएगा, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट आ जाता है, हु इज़ द वेंडर ऑफ FSI। FSI का जो वेंडर है वो कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा इन्फोसिस। ठीक है, FSI का फुल फॉर्म क्या है, आप लोग कमेंट में लिख के बताइएगा। ये हमने IT मॉडर्नाइजेशन में अच्छे से कवर कराया है। IT मॉडर्नाइजेशन का जो हमने इस साल वीडियो दिया है, इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी जो भी एग्ज़ाम में आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ECMS का फुल फॉर्म आपको बताना है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा IT मॉडर्नाइजेशन से आ रहा है कि प्रोजेक्ट जो बिजनेस इंटेलिजेंस है, BI, बिजनेस इंटेलिजेंस जो है वो किस लिए प्रोवाइड की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा CSI के। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डाटा सेंटर फैसिलिटी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है। ये कहाँ पे है, तो ये मुंबई में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, एज पर IT मॉडर्नाइजेशन STQC थोड़ा सा टफ है, इसका आपको बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है STQC, क्योंकि थोड़ा बड़ा भी है तो लोगों को कन्फ्यूजन भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा स्टैंडर्डाइजेशन, टेस्टिंग, क्वालिटी सर्टिफिकेशन। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन, टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन, तो ये याद रखिएगा। PMU का फुल फॉर्म क्या है, ये 17th क्वेश्चन जो है छूट गया था, तो इसका हो जाएगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डाटा रिकवरी सेंटर, तो ये आपने याद रखना है, दो चीज़ हमेशा पूछा जाता है, एक है डाटा रिकवरी सेंटर और एक एक है यहाँ पे आपने देखा था ये वाला डाटा सेंटर फैसिलिटी। तो ये मुंबई में है, याद रखिएगा। डाटा सेंटर जो आएगा वो मुंबई में आ जाएगा और रिकवरी जो आएगा वो मैसूर में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, मेंटेनिंग सीक्रेसी ऑफ पासवर्ड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। जो पासवर्ड दी जाती है आप लोगों को, चाहे लॉगिन करने की हो, आप लोग की एम्प्लॉय आईडी हो, ये सारी चीज़ें आपको जो सीक्रेसी रखनी है, गुप्त रखनी है, ये किसकी जिम्मेदारी है, क्या ऑफिसर्स की जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी है, तो ये हर इंडिविजुअल एम्प्लॉय यानी आपकी और जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट में, पोस्ट में, सबकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कौन सा करेक्ट है हमें बताना है। ठीक है, फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर एक्सरसाइजेस ऑल द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसर्स विथ रिगार्ड टू देयर ऑन ऑफिस, यानी जो फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास जो होते हैं हमारे हेड पोस्ट मास्टर। ठीक है, हेड पोस्ट मास्टर जो होते हैं उनकी जो वो सारे सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट के जो है हमारे SP है, उनके पावर के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो सही है, फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर जो होता है SP के बराबर का पावर रखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा हमारा सही। नेक्स्ट हम देखते हैं, वैल्यूपेबल आर्टिकल्स एंड मनी ऑर्डर विल नॉट बी बुक्ड एट एड्रेस ऑफ आर्मी पोस्ट ऑफिस। तो हमने जब आर्मी पोस्ट ऑफिस का पढ़ा था तो VP आर्टिकल्स और जो मनी ऑर्डर होता है, ठीक है, मनी ऑर्डर जो होता है वो आर्मी पोस्ट ऑफिसर्स में भी जो है आप बुक किया जा सकते हैं। तो ये वाला आंसर आपका गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें वो लिखा है कि नहीं होगा, पर ये होता है। तो इसका फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, यानी ओनली वन करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, एक और स्टेटमेंट दिया है कि नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं कौन सा क्या स्टेटमेंट है, अनपेड आर्टिकल्स
और पोस्टेज विच इज़ नॉट फुल्ली प्रीपेड, ठीक है, यानी कि अवेतनीय जो आर्टिकल्स है जिसमें आपने पैसे नहीं भरे, डाक शुल्क सही से नहीं भरा है, आर अफोर्डेड एनी ग्रेटर सिक्योरिटी इन ट्रांसमिशन ओवर अदर अनरजिस्टर्ड मेल, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है जो हमारे अनपेड आर्टिकल होता है या फिर जो अच्छे से प्रीपेड नहीं होता, फुल प्रीपेड नहीं होता, उसमें क्या होगा, उसमें आर अफोर्डेड एनी ग्रेटर सिक्योरिटी, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है कि इसमें आप लोगों को सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, सिक्योरिटी से रिलेटेड, ग्रेटर सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। तो ये सही बात है, अगर आपने पैसे अगर फुल्ली प्रीपेड नहीं किए हैं, हम रजिस्टर्ड क्यों करते हैं, हम प्रीपेड क्यों करते हैं, ताकि हमारा आर्टिकल जो है एक जगह से दूसरे जगह सही से चले जाए और सिक्योरिटी के साथ सही से चले जाए। लेकिन आप अगर ये नहीं करते हैं, आप सही से नहीं पेमेंट करते हैं, पोस्टेज डाक शुल्क पूरा नहीं भरते हैं, तो उसको गैर रजिस्ट्री माना जाएगा और उसके साथ सही से ट्रांसमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात तो सही है, पर हमें बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। नेक्स्ट इसमें बताया जा रहा है पोस्ट ऑफिस ऑल्सो सेल रेवेन्यू स्टम्प। तो क्या पोस्ट ऑफिस रेवेन्यू स्टम्प बेच सकते हैं? तो आपको पता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है पीओ गाइड 1 में, नहीं भेज सकते। तो इसमें से इनकरेक्ट कौन सा हो गया, सेकंड वाला हो गया, तो हम सेकंड बी को करेक्ट मानेंगे, ठीक है। इनकरेक्ट इसमें पूछा गया था, तो ये हमारा सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको हमें याद रखना है, कभी भी रेवेन्यू स्टम्प पोस्ट ऑफिस नहीं बेचता है, वो अपना नॉर्मल डाक टिकट ही बेचता है, ठीक है। हाउ मैनी फिलेटली ब्यूरो इन तेलंगाना, तो तेलंगाना का पेपर है तो उस पर पूछा जा रहा है तेलंगाना में कितने फिलेटली ब्यूरो है, तो आपको 1, यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे आपने देखा 2-3 चीज़ें अपने ध्यान से देख के जानी है अपने सर्कल की, कि आपके फिलेटेलिक ब्यूरो कितने हैं आपके पोस्ट ऑफिस आपके यहाँ पे, ठीक है। फिर आप लोगों का नॉर्मल जो आपके सर्कल है, सर्कल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि डिवीज़न कितने हैं, ठीक है, डिवीज़न कितने हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर आप लोगों का अगर जीपीओ है आपके सर्कल में, तो जीपीओ कहाँ पे है, कौन सा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, और बाकी जिस जैसे तरह के क्वेश्चन आएंगे सर्कल से रिलेटेड, वो आपने थोड़ा सा नोट कर लेना है ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 24, डिले टू द कॉरस्पॉन्डेंस एंड मिस्टेक्स इन डिलीवरी ऑफन रिजल्ट्स फ्रॉम एंड डैश टू डैश, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है जब डिलीवरी में मिस्टेक्स होते हैं, ठीक है, और डिले हो जाता है डिलीवरी में, किस रीज़न से होता है। तो आप सभी को पता है किस तरह के एड्रेस से होता है, तो आपको पता है, हमने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था, अगर इनकरेक्ट एड्रेस हो या इनकम्प्लीट एड्रेस हो तो ही जाके इस तरह की डिले या गलतियां होती है, भेजने में डिले हो जाता है। तो आपको हमेशा एड्रेस सही से भरना होता है, ठीक है। तो इसी का मतलब यही था। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, फ्रैंकिंग मशीन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग डाई। तो हमने पढ़ा था फ्रैंकिंग मशीन में डाई होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो वैल्यू डाई था, ठीक है, और एक था लाइसेंस डाई, तो दोनों सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। तो फ्रैंकिंग मशीन में 2 डाई होता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा आरएमएफएस से रिलेटेड, ठीक है। आरएमएफएस से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपने बताना है। एनी पर्सन विशिंग टू यूज फ्रैंकिंग मशीन शॉल अप्लाई टू द हेड ऑफ द सर्कल। तो हमने जब आपको फ्रैंकिंग मशीन का चैप्टर पढ़ाया था, तो याद कीजिए, क्या हेड ऑफ द सर्कल यानी जो सीपीएमजी है उनको अप्लाई करना होता है या हमारे एसपी को अप्लाई करना होता है। तो पहला वाला तो गलत हो जाता है, हेड ऑफ द सर्कल को तो नहीं करना होता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए फ्रैंकिंग मशीन से 2 सवाल आए, पहला डाई से और अभी आया है आपका फ्रैंकिंग मशीन का जो टाइप है उससे, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। इन द इवेंट ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशंस ऑफ लाइसेंस, यानी लाइसेंस से रिलेटेड कोई गड़बड़ी हुई तो लाइसेंस जो है कैंसिल कर दिया जाएगा हेड ऑफ द सर्कल द्वारा, सीपीएमजी द्वारा। तो आपको सोचना है क्या सीपीएमजी के पास इतना टाइम है कि वो फ्रैंकिंग मशीन से रिलेटेड ऑर्डर दे या फिर कैंसिल कराए, तो इसका भी ये भी गलत हो जाता है। तो दोनों पॉइंट इसके गलत है, यानी नन ऑफ द दीज इसका आंसर हो जाएगा, यानी सारे नन ऑफ दिस हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक और फ्रैंकिंग मशीन से रिलेटेड, मशीन फ्रैंक आर्टिकल पोस्टेड इन लेटर बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज अनपेड आर्टिकल, ठीक है। यानी अगर आपने मशीन फ्रैंक के आर्टिकल है उसको आपने लेटर बॉक्स में डाल दिया है तो उसको अवेतनीय वस्तुएं मानी जाएंगी, क्या ये सही है? जी हाँ, ये पॉइंट तो सही है। नेक्स्ट बताया जा रहा है अनरजिस्टर्ड आर्टिकल बियरिंग फ्रैंकिंग इंप्रेशन, यानी गैर रजिस्ट्री वाले अगर आर्टिकल है और उसमें फ्रैंकिंग इंप्रेशन डाल दिए गए हैं, किसके, प्रीवियस डेट के, पुराने डेट के, तो क्या एक्सेप्ट किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे? तो सही नॉर्मल सी बात है, नहीं किए जाएंगे, प्रीवियस डेट का इस्तेमाल हुआ है, पुराने डेट्स का तो नहीं किया जाएगा। तो इसमें से ये भी सही हो गया फर्स्ट पॉइंट, और सेकंड पॉइंट भी सही हो गया, यानी ए एंड बी
दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब आ जाता है यहाँ से एक सवाल आया है वेयर हाउसिंग चार्जेस से रिलेटेड। तो इसमें पूछा जा रहा है वेयर हाउसिंग चार्जेस जो होता है वीपीपी आर्टिकल में, वैल्यू पोस्ट वाले आर्टिकल में, ठीक है, अगर 7 दिन से ज़्यादा हो जाए तो कितने होंगे। ठीक है, पार्सल के वैल्यूपेबल चार्जेस के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आपको वेयर हाउसिंग करानी, यानी आपको ये वाला चैप्टर में हमने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था, वेयर हाउसिंग कराई जाती है कुछ आर्टिकल्स की, यानी रखा जाता है। पर अब ये 7 दिन से पार हो गया है, ठीक है, 7 दिन खत्म हो गए हैं इसके, और इसमें पार्सल की बात की जा रही है, तो याद रखिएगा पार्सल के। तो इसमें बताया जा रहा है 7 दिन के अगर पार हो गए तो कितना रुपए लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बता दें पार्सल के लिए 3 रुपये लगेंगे, ठीक है, और दूसरे आर्टिकल के लिए 2 रुपये लगेंगे। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा जब भी 7 दिन के पार हो जाता है, 7 दिन खत्म हो जाते हैं, एक हफ्ते के लिए तो चलो ठीक है फ्री है, लेकिन 7 दिन खत्म हो गए, इसके बाद से जो पार्सल है इसमें 3 रुपये का वेयर हाउसिंग चार्जेस लगेगा, और दूसरे आर्टिकल में 2 रुपये का वेयर हाउसिंग चार्जेस पर डे लगता जाएगा जब तक आप लोग उसको लेके नहीं जाते। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एनुअल रेंट जो है पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग का, ये तो हर साल आता है, कितना है, तो इसको आपको याद रखना 150 रुपये है। ठीक है, 150 रुपये 150। नेक्स्ट है हमारा पोस्टेज रजिस्ट्रेशन एंड एक्नॉलेजमेंट चार्जेस जो है ब्लाइंड लिटरेचर का, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट का कितना है, तो ये तो सभी को पता है ये फ्री होता है, तो इसमें नो चार्जेस आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विथ फ्यू एक्सेप्शन आर मेंबर ऑफ यूनियन। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इसमें बोला जा रहा है सभी देश है, कुछ देश को छोड़ के सभी जितने देश है हमारे, वो एक यूनियन, पोस्टल यूनियन का भाग है। उस पोस्टल यूनियन का नाम क्या है, तो ये है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, आप सभी को पता ही है ऑलरेडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। 32 क्वेश्चन है हमारा इन फॉरेन पोस्ट। ठीक है, फॉरेन पोस्ट की बात की जा रही है, जो प्रिंटेड पेपर्स होते हैं, प्रिंटेड पेपर्स इंक्लूडिंग बुक्स, न्यूज़पेपर्स, स्मॉल पैकेट्स, ब्लाइंड लिटरेचर, ठीक है, जो ब्लाइंड लिटरेचर वगैरह होता है कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ। तो जो हमारा फॉरेन पोस्ट होता है, फॉरेन पोस्ट की बात की जा रही है कि इसमें बोला जा रहा है जो प्रिंटेड पेपर हो गए, ठीक है, फिर प्रिंटेड पेपर हो गया, उसके अंदर आते हैं हमारे बुक्स, ठीक है, न्यूज़पेपर, स्मॉल पैकेट, ये सब अगर हम ये बताया जा रहा है ये किसके डेफिनेशन के अंदर, किसकी परिभाषा के अंदर आएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको इसको बता दें ये आ जाते हैं लेटर पोस्ट के अंदर। ठीक है, लेटर पोस्ट के अंदर जैसे हमारे इंडिया पोस्ट के हमारा जो डोमेस्टिक है, ठीक है, एक होता है इंडिया पोस्ट, एक होता है फॉरेन पोस्ट। ठीक है, तो हमारा जो इनलैंड पोस्ट है, या जिसको इंडिया पोस्ट कहता है इनलैंड पोस्ट है, इनलैंड पोस्ट में क्या क्या आ जाता है, इनलैंड पोस्ट में आप लोगों का आ जाता है पोस्ट कार्ड आ जाता है, लेटर आ जाते हैं, लेटर कैटेगरी के अंदर। पर अगर हम फॉरेन पोस्ट की बात करें तो उसमें प्रिंटेड पेपर आएगा। ठीक है, प्रिंटेड पेपर जिसमें बुक्स, न्यूज़पेपर और स्मॉल पैकेट्स वगैरह आ जाएगा, पर ये किसके डेफिनेशन के अंदर आएगा, लेटर पोस्ट के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा फॉरेन पार्सल का डायमेंशन जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, नॉट लेस देन 90 मिलीमीटर इंटू 140 मिलीमीटर। ठीक है, तो फॉरेन पार्सल का याद रखेगा जो डायमेंशन है वो है 90 मिलीमीटर इंटू 140 मिलीमीटर। ठीक है, एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट ऑफ ड्यूटी, ठीक है, यहाँ पे कर की बात की जा रही है, जो टैक्स लगता है उसकी जांच और असेसमेंट मूल्यांकन की बात की जा रही है ऑन इनवर्ड फॉरेन आर्टिकल। इनवर्ड क्या होता है, जो हमारे देश के अंदर आता है बाहर से, विदेश से। ठीक है, इनवर्ड फॉरेन आर्टिकल वो कौन करता है, तो वो फॉरेन पोस्ट ऑफिसेस केवल करते हैं। सही बात है, वो फॉरेन पोस्ट ऑफिस तो करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है सब फॉरेन ऑफिसर्स भी करते हैं, तो सब फॉरेन पोस्ट ऑफिसर्स भी करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ठीक है, तो जो याद रखेगा जब भी हमारा कोई वस्तु आता है उस, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे स्मॉल पैकेट का, जो फॉरेन कंट्री के लिए जो हमारा स्मॉल पैकेट बुक किया जाता है, भेजा जाता है, उसका मैक्सिमम वेट कितना होता है, तो ये होता है 2 kg। तो एक और चीज़ आपने ध्यान से देखनी है आज, जो हम वेट पढ़ाते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट एंड सर्विस के टाइम पे भी पढ़ाते हैं, नॉर्मली पढ़ाते हैं, आपको कोई लिस्ट भी दी होगी, वो आपने देखना है वेट से रिलेटेड और डायमेंशन, वज़न और जो उसका डायमेंशन है उससे रिलेटेड आपको देख के जाना है, एग्जाम से पहले याद रहना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है, इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन के बारे में पूछा गया। ठीक है, तो रिप्लाई कूपन जो होता है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो
आप सभी को पता है डिपार्टमेंट में कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं फ्री का कैसे करेंगे। कोई बंदा कोई भेजना चाहता है इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन, फ्री में तो नहीं भेजेगा, इतना भी मुफ्त में जो है इंडिया पोस्ट अपना का सर्विसेज नहीं देती है। तो फर्स्ट पॉइंट कॉमन सेंस से ही गलत हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा नॉट मोर देन 15 इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन विल बी सोल्ड एट वन इंडिविजुअल, यानी एक बंदे को 15 से ज़्यादा जो है नहीं बेचे जाएंगे इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन। ये भी गलत है क्योंकि ये 15 नहीं है, ये दूसरा क्वांटिटी है। कितना है वो आपको आज जाके देखना है हमारे लेक्चर्स में, ठीक है। थर्ड बताया जा रहा है जो इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन होता है कैन बी एक्सचेंज इन एनी कंट्री विच इज़ अ मेंबर ऑफ यूपीओ, यानी जो यूनिवर्सल हमारा पोस्टल यूनियन है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो है हमारा, उसके देशों के साथ आप इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन जो है एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या हमने ये पॉइंट पढ़ा था? जी हाँ, बिल्कुल ये पॉइंट हमने पढ़ा है। यूपीओ के कंट्रीज़ के साथ जो है इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन एक्सचेंज किए जा सकते हैं। तो इसका थर्ड पॉइंट यानी सी सही हो जाएगा, ठीक है। इंश्योर्ड लेटर का मैक्सिमम वेट क्या होता है? तो आपको पता है लेटर का जो लिमिट है, पत्र का लीटर है वेट का, वो है 2 kg, चाहे इंश्योर्ड हो चाहे उसमें कोई भी सर्विसेज का इस्तेमाल किया है, 2 kg ही इसका लिमिट होता है। नेक्स्ट हमारे को एक स्टेटमेंट दो दिया है, उसको करेक्ट है कि नहीं बताना है, ठीक है। करेक्ट कौन सा है ये बताना है। तो इसमें बता दें, फर्स्ट पॉइंट बता रहा है जो लेटर पोस्ट के आइटम होते हैं और जो पार्सल होते हैं वो एक्सचेंज किए जाते हैं अंडर वैल्यू पेबल सिस्टम टू सम कंट्री, यानी वीपी सिस्टम जो है वैल्यू पेबल सिस्टम से कुछ कंट्री कुछ देशों के साथ चेंज किए जा सकते हैं जो हमारे लेटर पोस्ट के आइटम हैं और पार्सल पोस्ट के जो भी आइटम है वो ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो सही लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉरेन पार्सल में बी सेंट अंडर कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम टू ऑल कंट्रीज, ठीक है। तो इसमें जब ऑल की बात आ जाती है तो आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ऑल, क्या हर देश में फॉरेन पार्सल को कैश ऑन डिलीवरी सीओडी के सिस्टम के अंडर आप भेज सकते हैं? तो कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हैं जब ऑल का आ जाता है यहाँ पे। ऑल यानी सारे देशों में। कुछ देश तो ऐसे होंगे जो सीओडी नहीं मानते होंगे, कुछ देश तो ऐसे होंगे जिनके पास सीओडी सर्विस कभी उन्होंने अभी अब सुना ही नहीं होगा। तो हर देश कैसे हो सकता है? तो कॉमन सेंस का भी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट सही होगा, सेकंड पॉइंट गलत हो जाएगा क्योंकि हर देश सीओडी सर्विस इस्तेमाल नहीं करेगा। कुछ ना कुछ देशों को दिक्कत होगी इस चीज़ से, ठीक है। तो उसका फर्स्ट पॉइंट हमारा सही है, सेकंड गलत है। नेक्स्ट हमें और एक स्टेटमेंट दिया है और कुछ स्टेटमेंट दिया है, करेक्ट है कि नहीं बताना है, ठीक है। इट इज़ प्रोहिबिटेड टू इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेन पोस्टल आर्टिकल इन ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेन पोस्टल आर्टिकल, ठीक है। फॉरेन पोस्टल आर्टिकल की बात की जा रही है, इसमें क्या ओपियम, मॉर्फिन, कोकेन और नारकोटिक्स भेज सकते हैं या प्रोहिबिटेड है? तो इसमें प्रोहिबिटेड सवाल में पूछा गया है, तो ये तो पॉइंट जो है क्या क्या इसमें पॉइंट है देख लीजिए, ओपियम, मॉर्फिन, कोकेन एंड अदर नारकोटिक्स, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि जो नारकोटिक्स होती है, कोकेन होता है, मॉर्फिन जो गांजा वगैरह होता है, क्या इसको प्रोहिबिट किया गया है? तो इसमें आपको बताना है कि हाँ ये तो प्रोहिबिटेड तो है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्सल एड्रेस टू नेपाल एंड भूटान इज़ कंपलसरी, ठीक है। तो इसमें बताया जाना है जो नेपाल और भूटान को जितने पार्सल जाएंगे वो उसकी रजिस्ट्री करानी कंपलसरी होती है। तो दोनों में से कौन सा पॉइंट आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा पॉइंट सही है कौन सा गलत है? तो इसमें आप लोगों को एक बार जो है ये देख लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग बाद में कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि प्रोहिबिटेड तो है हमारे जैसे ओपियम हो गया, मॉर्फिन हो गया, कोकेन हो गया और इस तरह के जो नारकोटिक्स है जो ड्रग्स से रिलेटेड है वो जो है वो तो प्रोहिबिटेड है, यानी वो निषेध है, ठीक है। लेकिन अदर नॉट, क्योंकि इसमें अदर नारकोटिक्स लिख दिया है तो इसमें यहाँ से सवाल में कोई कन्फ्यूजन आता है क्योंकि बाकी क्या चीज़ें अलाउड है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट तो गलत हो जाता है, सही हो जाता है क्योंकि प्रोहिबिटेड है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट सही है। और रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्सल नेपाल का एक बार आप लोग चेक कर लेना, हम लोग भी चेक करके इसको बाद में बताते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। नो लाइबिलिटी इज एक्सेप्टेड फॉर लॉस ऑफ फॉरेन रजिस्टर्ड आर्टिकल व्हेन सेंडर हैज़ नॉट मेड इंक्वायरी विद इन अ पीरियड ऑफ, यानी कि आप जब भी फॉरेन पोस्ट जो आपको फॉरेन रजिस्टर्ड आर्टिकल है, ठीक है, रजिस्टर्ड आर्टिकल है हमारा, फॉरेन जा रहा है, ठीक है, बाहर जा रहा है देश के, इसमें आप कोई भी लाइबिलिटी यानी कि कोई भी आप बाद में कंप्लेन नहीं कर सकते। एक मिनिमम टाइम पीरियड होता है कि इस टाइम पीरियड के अंदर आपको करना है, इसके बाद नहीं कर सकते क्योंकि इसके बाद कोई लाइबिलिटी या जिम्मेदारी पोस्ट ऑफिस की नहीं रहती। वो कितना है तो आपको बता दें वो 1 ईयर है, ठीक है, 1 साल तक। तो याद रखिएगा 1 ईयर तक ही आप अगर 1 साल के अंदर कंप्लेन कर देते हैं तो
फिर आप जो है आपका रजिस्टर्ड आर्टिकल का जिम्मेदारी पोस्ट ऑफिस लेगा, फिर इसके बाद जो कंपनसेशन है, मुआवजा है, वो सब दे सकता है। लेकिन 1 साल के बाद अगर आपने कंप्लेन किया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टू कैटर सीमलेसली फिलेटेलिस्ट अक्रॉस द ग्लोब, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज लॉन्च्ड ई कॉमर्स पोर्टल, ठीक है। पोस्ट ऑफिस ने अपना ई कॉमर्स पोर्टल लॉन्च किया है ताकि फिलेटेलिस्ट जो हो, फिलेटली यानी जो स्टम्प से रिलेटेड जितने काम होते हैं वो आसानी से हो। उस वेबसाइट का नाम क्या है, तो उसका नाम है ई पोस्ट ऑफिस, ठीक है, ई पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट है हमारा जो डोमेस्टिक फिलेटेलिक अकाउंट है, पीडीए, फिलेटेलिक डोमेस्टिक डिपॉजिट अकाउंट जो होता है, ये सिस्टम कब आया था, तो ये थोड़ा टफ सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 अगस्त 1965, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मैक्सिमम वेट ऑफ इंटरनेशनल ट्रैक पैकेट, तो इंटरनेशनल ट्रैक पैकेट ये वेबसाइट में दिया है। इसका जो वज़न है, मैक्सिमम वज़न कितना हो सकता है, तो ये 2 kg होगा इसका आंसर, ठीक है। कंपनसेशन टू बी पेड फॉर इंटरनेशनल रजिस्टर्ड आर्टिकल, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है इंटरनेशनल रजिस्टर्ड आर्टिकल की, ठीक है। तो जो जो पॉइंट आप जब क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगे वहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, जैसे हमने कर दिया है। तो ये इंटरनेशनल रजिस्टर्ड आर्टिकल की बुक की जा रही है, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है अगर ये लॉस यानी गुम हो जाता है, थेफ्ट यानी चोरी हो जाता है, या पूरा डैमेज हो जाता है, अगर डैमेज हो जाए तो कितना भरपाई कंपनसेशन दिया जाता है। तो आप सभी को पता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है 30 SDR, ठीक है। 30 SDR जो है मुआवजा दे दिया जाता है। अब आ जाता है हमारा 45, फिर से स्टेटमेंट। देखिए स्टेटमेंट का सवाल कितना सारा आता है, तो स्टेटमेंट इसलिए दिया होता है ताकि आप लोगों को कंफ्यूज करे और क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है उसको टफ करने के लिए। लेकिन अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप लोग को अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में प्रोहिबिटेड आर्टिकल से रिलेटेड ये है, इसमें पूछा जा रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बताया जा रहा है एनी एक्सप्लोसिव, इन्फ्लेमेबल, डेंजरस, फिल्दी, नॉक्शियस एंड डेटरियस सब्सटेंस, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है कोई भी एक्सप्लोसिव, ठीक है, ज्वलनशील हो गए, फिर विस्फोटक हो गए, डेंजरस हो गए, इस तरह की चीज़ें भेजी नहीं जा सकती प्रोहिबिटेड आर्टिकल में। फर्स्ट पॉइंट तो बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा एनी लिविंग क्रिएचर और अदर लिविंग थिंग विच इज़ ईदर नॉक्शियस और लाइकली टू इंजॉय पोस्टल आर्टिकल, यानी ऐसा लिविंग क्रिएचर यानी जीवित प्राणी जो या तो दूसरे पोस्टल आर्टिकल को ख़राब कर दे, या तो नॉक्शियस हो, ठीक है, ख़राब करने वाली चीज़ हो, तो उस क्या वो अलाउड है, तो वो भी अलाउड नहीं है। तो इसमें से दोनों पॉइंट हमारे सही निकल रहे हैं, क्योंकि प्रोहिबिटेड आर्टिकल में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कोई भी एक्सप्लोसिव, इन्फ्लेमेबल, डेंजरस, खतरनाक चीज़ें, विस्फोटक चीज़ें नहीं भेज सकते, और जीवित प्राणी भी नहीं भेज सकते जो दूसरे को नुकसान पहुंचाए, ठीक है। तो ये इसमें दोनों पॉइंट हमारे सही हो जाते हैं, तो इसका आंसर ए और बी दोनों करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन सा पॉइंट सही है हमारा, ठीक है। bulk customer is eligible for credit facility provided he enters into an agreement with department, ठीक है। तो जो हमारे बल्क कस्टमर होते हैं, थोक जो जितने विक्रेता होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, वो उनको क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है, सही बात है, क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है। पर उसके साथ उसके लिए क्या करना होगा, डिपार्टमेंट के साथ एक एग्रीमेंट करनी होगी। तो सही बात है, वो बल्क कस्टमर है, थोक जो है ग्राहक है, तो उसको एक हमने पढ़ा था कि एग्रीमेंट करना होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा बल्क कस्टमर का डेफिनेशन क्या है। बल्क कस्टमर इज एनी वन हु प्रोवाइड मिनिमम 10,000 वर्थ ऑफ स्पीड पोस्ट बिजनेस इन अ कैलेंडर ईयर, ठीक है, कैलेंडर मंथ एट स्पीड पोस्ट ऑफिस। यानी एक बल्क कस्टमर किसे कहेंगे, एक थोक ग्राहक किसे कहेंगे, जो 10,000, ठीक है, 10,000 स्पीड पोस्ट जो है स्पीड पोस्ट का बिजनेस करता होगा, कितने दिनों में, 1 महीने में। तो क्या ये डेफिनेशन सही है, थोक ग्राहक क्या वही होता है जो 10,000 स्पीड पोस्ट बिजनेस करता है 1 महीने में, तो ये सही बात है। ये इसी को बल्क कस्टमर कहते हैं, जो 10,000 रुपये तक के, 10,000 मिनिमम 10,000 रुपये तक का स्पीड पोस्ट बिजनेस करता है 1 महीने में। तो दोनों पॉइंट सही है, 1 और 2 दोनों करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें युगल सुरक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं पूछा गया है, तो आप सभी को पता है जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए बल्क कस्टमर से। स्पेशली ई कॉमर्स प्लेयर्स कैन अवेल द कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटी फॉर, ठीक है। अब आते हैं फिर से थोक ग्राहक की बात कर रहे हैं, ग्राहक की, कि ऐसे बल्क कस्टमर कौन से हैं, ठीक है, जिसको कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी मिलती है, और कितने तक की कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी मिल सकती है। तो आपको बता दें
50,000 रुपये तक की कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस मिलती है एक बल्क कस्टमर को, ठीक है। फर्स्ट पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एटीएम इनॉग्रेटेड एट, यानी कि हमारा जो फर्स्ट पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक जो है उसका जो एटीएम था वो कहाँ पे जो है इनोग्रेट किया गया था, उसको शुरू किया गया था। तो ये थोड़ा टफ सवाल है, बहुत कम ही लोगों को आएगा, इसका आंसर चेन्नई में होगा, ठीक है। दर्पण का फुल फॉर्म बताने बोल रहा है तो इसका तो आपको रटा ही होना चाहिए, डिजिटल एडवांसमेंट फॉर रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद आ जाता है जीके के क्वेश्चन, ठीक है। हम जीके का भी आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। बाकी ये पेपर अभी हम अपने पेड ग्रुप, जो हमारा ग्रुप है उसमें डाल रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है और वो एमटीएस पोस्टमैन की तैयारी कर रहे हैं वो लोग वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर 8638587698 ये नंबर है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये पीएसए का पेड ग्रुप में बाकी क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे, आप लोगों को पेपर दे देंगे, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट का कंप्लीट कर लिया, एक बार जीके का भी और देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया मिल जाए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया जो सेटअप की गई थी, किसके कहने पे या कौन से मिशन के अंडर हुआ था, तो ये क्रिप्स मिशन हो जाएगा। नेक्स्ट है 44th चेस ओलंपियाड कहाँ पे कंडक्ट कराया गया, तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, चेन्नई का होगा इसका आंसर। नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्पोर्ट्स में कुछ कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो ये जेवलिन हो जाएगा। फिर इसके बाद है नर्मदा रिवर का ओरिजिन कहाँ से है, कहाँ से शुरुआत होती है, तो अमरकंटक हो जाएगा। गोबी डेजर्ट कहाँ लोकेटेड है, तो ये अफ्रीका में है। फिर इसके बाद मरकुरी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, हु वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्टिंग कमेटी था उसका चेयरमैन कौन था, तो ये तो बी आर अम्बेडकर हो जाएगा। हेबियस कॉर्पस क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और काफ़ी जो है मुश्किल सवाल पूछ लिया गया है, इसके बारे में है टू सेफगार्ड पीपल फ्रॉम इलीगल अरेस्ट, यानी कि इलीगल जो गैर तौर पे अरेस्ट किया जाता है उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि चेयरमैन कौन है नीति आयोग के, चेयरपर्सन कौन होते हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से पार्ट में होती है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो पार्ट 4A में होती है। इसके बाद आपका जो है वो आ जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, एनालिसिस से रिलेटेड, ठीक है। तो ये सब जो है आप लोगों को हम पेपर अभी ग्रुप में डाल देंगे और लोग देख सकते हैं, ठीक है। सारे मार्क कर दिया हमने आंसर, आप लोग उसमें आंसर निकाल के अच्छे से चेक कर सकते हैं। तो ये था हमारा पीएसए का पेपर, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा पेपर था। ये पेपर सॉल्व कराने का एक ही मतलब है कि आप लोगों को पता लगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, रिपीट भी होता है, ठीक है। धन्यवाद।